दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा न्यूज यूट्यूब चैनल और मैं हाजिर हूं आईबी खान। और आज आपको जैतान क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं जो छात्र जीवन से लगाकर आज दिन तक उम्र के लिहाज से आज दिन तक आप राजनीति में सक्रिय। और राजनीति की बात करूं तो आप विभिन्न पदों पर आसीन रहकर एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आप पार्टी में सेवा दे रहे हैं। और बात समाज की करूं तो आप समाज में भी सक्रिय भूमिका लगातार निभाते आ रहे हैं और समाज में शिक्षा और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी आप प्रयासरत हैं। और आपका ज्यादा परिचय में क्या बताऊं, आप खुद अपना आप में परिचय है और वो है आज श्री मल्लाराम जी सिरवी, जो जैतान विधानसभा क्षेत्र में मलजी भाई साहब के नाम से भी जाने जाते हैं और मेरे जैसे लोग मलजी भी कहते हैं। सर, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लंबे समय से मैं सोच रहा था आईबी खान साहब, कई लोग कह रहे हैं सबके इंटरव्यू आ गए, आपके क्यों नहीं आए? सर, मैंने बहुत बार कोशिश की, हो सकता अपना सामंजस्य नहीं बैठा। और दक्षिणी भारत सहित उत्तर भारत के मेरे लाखों पाठकों की यह मांग थी कि चूंकि आप राजनीति में आपके भी जान पहचान वाले ज्यादा है, तो उनकी भी ये मांग थी कि मैं मल्लाराम जी के साथ कुछ बात करूं। और लंबे इंतजार के बाद आज अपना मिलना हुआ। बहुत अच्छा है सर। मेरा पहला सवाल आपसे, आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? राजनीति में तो छात्र जीवन से ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तब भी क्लास में माइनर थे, वो भी एक राजनीति की शुरुआत हो जाती है। तो मैं 1974-75 में यहाँ जैतान हायर सेकेंडरी स्कूल का पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बना था। हालांकि उसके पहले भी मैंने चुनाव लड़ा, उसके पहले वाले सत्र में मैं हार गया था। और आपके बारे में एक और मुझे जानकारी है और आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। और आपके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, यह है कि पाली जिले में आज तक आपके जितने साहित्य चुनाव नहीं लड़े। आप वो बताइएगा, आपने अब तक कौन कौन से चुनाव लड़े इस पाली जिले की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में? सक्रिय राजनीति में तो पंचायत राज से शुरू करते हैं। हाँ। या पहले स्टूडेंट टाइप में देखा जाए तो मैं ब्यावर कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। हालांकि उसके पहले भी छात्र जीवन में वो गवर्नमेंट कॉलेज SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में कई तरह के और भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको तो आप छोड़िए। 1984 से मैंने MP का चुनाव लड़ा, जो पार्टी की चुनावी व्यू रचना में मुझे लड़ा गया। माननीय ओम जी माथुर और लक्ष्मण सिंह जी सोडा वगैरह, ये सब लोगों ने ये मिल करके कि CAB वोटर्स पूरा का पूरा पाली जिले का कांग्रेस ही हुआ करता था, तो कांग्रेसी वोट को कैसे कांग्रेस से हटाया जाए, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। और उसमें सभी भैरव सिंह जी, हीरा सिंह जी, राउत साहब वगैरह सभी थे। तो उन लोगों को मैंने कहा कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, आप चुनाव में तो धकेल रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र होता है लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है और खर्चा भी बहुत होता है। और स्टूडेंट लाइफ एकदम से छोड़ के आया था। तो खैर वो लड़ा, लेकिन उसमें भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही कि उस समय इंदिरा गांधी की वो डेथ का मामला हो गया था। वो तो बहुत सारा पूरा वातावरण कांग्रेस के फेवर में ही था। तो बात ये थी कि फिर भी मेरे 34,900 वोट आए थे, जो वो राजस्थान में निर्दलीय की श्रेणी में दूसरा स्थान था और हिंदुस्तान में तीसरा स्थान था। सर, मैंने देखा है, जहां तक मेरा मानना, आप 91 में भी आप वैसे आपकी पृष्ठभूमि भाजपा की रही है और आप संघ से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपने फिर 98 में निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? आप कह रहे हो मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं था, चुनाव में फार्म भरना था और फार्म भर करके विड्रॉ करना था। तो उस विड्रॉ के मामले में उसके पीछे भी कारण था कि जो वर्तमान सुरेंद्र जी गोयल है ना, आप जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, तो उस समय भी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और कोई बात में कहा सुनी होगी। वैसे ही जैसा अभी कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है, कुछ कार्यकर्ता नाराज, तो मैंने ये बताया था कुछ कार्यकर्ता नाराज है, तो बात उन्होंने ये कह दिया कि आप भी भले ही नाराज होकर देख लेना। तो अभी मेरे मन में ये था कि एक तरह से एक डाटी रखेंगे, चुनाव वापस विड्रॉ कर लेंगे। तो भैरव सिंह जी शेखावत, ओंकार सिंह जी लखौत यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि आप उसको विड्रॉ करने के लिए कह नहीं रहे हो। इन्होंने कहा मैं नहीं कहता।
जब नहीं कहता तो फिर कोई बात नहीं, फिर मेरी भी मजबूरी थी, अब करूँ क्या, फार्म वापस तो कैसे लूँ। तो हाँ, मूज का सवाल बन गया, मूज का सवाल बन गया, इसलिए चुनाव लड़ लिया। हालांकि पार्टी ने मेरे खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ओंकार सिंह जी और भैरव सिंह जी खुद यहाँ 2 घंटे जैताड़ में रुके थे। सर बात निकली है, आपकी बात से ही बात निकली है। आप कह रहे हो कि माननीय मंत्री जी से कार्यकर्ता नाराज है, वर्तमान दौर में भी कार्यकर्ता नाराज है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे इसी स्थिति में? नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव लड़ना तो अलग बात है, पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़ना ही है, निश्चित रूप से लड़ना। आप दावेदार हो? बिल्कुल दावेदार हूँ, आज से नहीं, मैं तो वर्षों से दावेदार हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता। चुनाव नहीं देते हैं टिकट तो चुपचाप हाथ मल के बैठ जाते हैं। सर एक सवाल और है मेरा, आप जैताड़ पंचायत समिति के प्रधान भी रहे और आपने माननीय मंत्री जी का भी आपने उनका भी कार्य देखा, और उस दौर में तत्कालीन विधायक, पूर्व विधायक जो संसदीय सचिव हुआ करते दिलीप जी चौधरी, उनके साथ में भी आपने काम किया, तो दोनों की कार्यशैली में आपको कुछ अंतर है क्या? कार्यशैली में तो हर व्यक्ति के कार्यशैली में तो अंतर होता ही है, किंतु वो दिलीप जी के साथ में मुझे एज ए प्रधान जाना होता था जब कोई काम एक तरीके से प्रोटोकॉलिक सिस्टम में, और इनके साथ में हमेशा रह करके पार्टी की रीति नीति के हिसाब चलना पड़ता है। दोनों में ज़्यादा फर्क तो क्या होता है कि वो उनमें इतना सा फर्क था कि वो हर बात का हाँ कर लेते थे और ये हर बात में मना करते थे। तो इस मामले में हम जब कई बार एक गाड़ी में भी होते तो मैंने कहा यार साहब, इस गांव में इस तरह से हाँ मत किया करो, ये काम होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जनता भूल जाती है, देख अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मान गाँव में आए तो हाँ कर लिया करो। ये हाँ नहीं करते हैं, यानी कि गोयल साहब हाँ नहीं करते हैं। सर काम होने लायक क्या होता है उसी के लिए हाँ करते। सर इन दिनों जैताड़ की सियासत में कुछ तूफान आया हुआ, मैं कहूँगा तूफान, और शायद आपको भी इस चीज का मालूम होगा। पिछले कुछ समय से कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते और लगातार पिछले 5 सालों में हमारी उपेक्षा करें, क्या ये सही बात है क्या? बात तो क्या है कि पार्टी भी बड़ी हो गई तो कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा हो गए, कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा, सत्ता में रहती पार्टी तो कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए तो और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं कार्यकर्ताओं की बढ़ जाती है। किंतु मंत्री होने के कारण एक ड्रॉबैक एक और ये हो जाता है कि वो समय कम दे पाते हैं, और समय कम दे पाते हैं फिर राजस्थान, लंबा चौड़ा राजस्थान देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा काम का ध्यान कम दिया जाता है, तो उससे कार्यकर्ता नाराज हो जाया करते हैं, ये स्वाभाविक है। और इन दिनों आपको ये जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 साल में पहली बार जैताड़ आ रही है, आप मेरी बात से सहमत है? 5 साल हो गए इस जैताड़ में। हाँ, तो ये विलंब का कारण क्या है? आप ही भाजपा के दूसरे श्रेणी के कद्दावर नेता हो, आप क्या कहेंगे इसमें? उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? पिछले 5 साल हो गए और मुझे याद है 29 जुलाई 2013 को जैताड़ आए थे। नहीं, आना तो चाहिए था। हाँ। कार्यक्रम बड़ा नहीं बना, ये उनके सोचने की बात है, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बन पाया, इसके मामले में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो तो उनका है मामला, आना चाहिए नहीं आना चाहिए था, अब क्यों आ रहे हैं। नहीं, उनको बुला लेते। हाँ बुला लेते, ये बात ठीक है, क्योंकि ये हमारे, देखो एक बात मैं क्लियर कहता हूँ, हमारे मंत्री जी की ऐसी भी आदत नहीं है कि इस तरह के कोई पंगे बोल लो, उस मंत्री को बुलाओ, उसको ये करो, उसको बोलो, ये शुरू से इनकी आदत में नहीं है, ये दूसरों को कम ही बुलाना पसंद करते हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गौरव यात्रा को लेकर आगामी 25 अगस्त को जैताड़ आ रहे हैं, और जैताड़ की भाजपा का एक तबका इस यात्रा को लेकर ये कह रहा है कि हम अलग से सभा चाहते हैं, और कल उन्होंने कुछ बैठक भी आयोजित की गई थी, तो उनकी मांग जायज है क्या? देखिए मांग तो ये जायज नहीं कही जा सकती, क्योंकि पार्टी में इस तरह से 2 धड़े बताना, एक था बताने तो बहुत अच्छी बात है, धड़े बताना अच्छी बात नहीं है, किंतु उनका भी यही होगा कि कोई न कोई सॉल्यूशन निकले। मतलब मंत्री जी नहीं पूछ रहे तो वो पूछे आगे होकर, वो नहीं पूछे तो पार्टी के बड़े लोग आकर के पूछे, उनको एक जगह बिठाए और उन कार्यकर्ताओं का मन में क्या है उसके बारे में सोच करके कोई समाधान निकालना चाहिए। और इस कारण से मेरे ख्याल से वो ऐसा कह रहे हैं। मेरे से उनकी किसी की मुलाकात हुई नहीं है, किंतु मेरी मुलाकात सबसे होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, उनसे कभी मुलाकात। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने कहा ये क्या हो गया। मुझे मालूम है आपको कांग्रेस के लोग भी पसंद करते हैं, और माननीय मंत्री जी के जो समर्थक, कट्टर समर्थक, वो भी पसंद करते हैं, और असंतुष्ट लोग वो भी पसंद करते हैं, ये मुझे मालूम है। इसके ऐसा क्यों है? ऐसा मैं क्या फालतू की, मतलब ऐसा जिससे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है तो उससे झगड़ा क्यों करें। दुनिया में एक चीज़ है, राजनीतिक में विशेष करके, कि मैं आपका दोस्त हूँ तो आपके दुश्मन का दुश्मन भी बनूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं आपका दोस्त हूं, आपके दुश्मन का भी दोस्त हो सकता हूं,
क्योंकि आपके उसके आपके दुश्मन के कोई वैचारिक मतभेद होगा, मेरे क्या है। सर आपने गत पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद का आपने चुनाव लड़ा था और ये सर्वविदित था, जब आप मैदान में उतरे तो ये विदित था कि जिला प्रमुख के दावेदार आप ही होंगे और यहाँ इस बात का ये प्रचार भी किया जा रहा था। मैंने भी एक दो आपकी सभाएं में भाग लिया, लेकिन एन वक्त पर वो कोई चेहरा दूसरा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? कहना में तो आप सब लोग जानते हैं, वो मैं कहना उसी समय चाहता था जिस दिन की मेरा टिकट कटा, किंतु कुछ बड़े लोगों ने कह दिया कि इस तरह की बात अब मत करो, तो मैंने कहना बंद कर दिया। और कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं किसी को पूछा नहीं गया था, जो जिला परिषद के मेंबर थे, जिले के अन्य लोगों की भी किसी की नहीं चली थी, सिर्फ सीएम की चली थी और सीएम को भी मिसगाइड किया था उनके पीए ने, और उसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। आज की जो राजनीति थोड़ी गंदी हुई है, उसका गंदी का कारण है कोई आर्थिक कोई कारण हो गया होगा। और शायद मुझे लगता है आपका तालमेल भी नहीं है उनके साथ, जिला प्रमुख जी के साथ शायद तालमेल भी नहीं है। तालमेल तो मेरा उनसे क्या, झगड़ा तो उनसे भी नहीं है, वो भी आए तो वो ढंग से ही मिलते हैं ढंग से ही मिलते हैं, मैं भी ढंग से ही मिलता हूँ। अब उनमें सोच का ही थोड़ा सा है कि एक तरफ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एक वो ग्रेजुएट छोड़ के एक मामला अदालत में विचाराधीन है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको इस संबंध में ज्यादा जानकारी है। तो क्या उनकी वास्तविक में टीसी फर्जी है? वो तो फर्जी सबको पता है, फर्जी है। तीन जो एजेंसी है राजस्थान सरकार की, शिक्षा विभाग और पुलिस और सीआईडी वगैरह, सबसे जांच हो गई, सब में फर्जी पाए गए। फिर ये है कि इनको अभी चालान मत सुनाओ, अभी चालान चार्जशीट पेश मत करो, ये भी ऊपर से ही आ रहा है। ऐसा हो रहा है, यानी सरकार का इन पर आशीर्वाद है। वो तो देखिए, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, ये बात सत्य है जो सत्य है। सर जैतान क्षेत्र में एक इस बात की चर्चा है, और चूंकि आप मेरे से ज्यादा राजनीति के जानकार हो, जैतान में ये कहा जाता है कि जैतान में भाजपा कांग्रेस की फूट के कारण हमेशा जीती आ रही, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य कोई जमाने में था, आजकल नहीं है। आजकल जब आप कह रहे हो ना, इतने कार्यकर्ता, आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, इतने कार्यकर्ता हो गए, सब एकदम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी तो बड़ी है, और पार्टी बड़ी तो सबका जनाधार भी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ उनका बहुत जल्दी समाधान होकर के उनको एक साथ लाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना एक धरातल है, अपना अपना सबका अपना खुद का प्रभाव है। तो वो प्रभाव एकजुट होने के कारण से पार्टी वास्तव में बहुत बड़ी बन गई है। कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के वो नेता भी नहीं रहे जो कोई ज़माने में थे, जिनको लोग आज पूछते हैं, बंशीलाल जी व्यास, पुखराज जी चौहान, ये घिसूलाल जी, सुधाराम जी वगैरह वगैरह, ऐसे लोग थे जिनकी आज ऐसे लोग कांग्रेस में देखने को भी नहीं है। सर मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस गत नगरपालिका चुनाव में एकजुट रही और उस एकजुटता का यह परिणाम रहा कि भाजपा को धराशायी होना पड़ा और 35 साल बाद जैतान नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना। क्या यह सत्य नहीं है? ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि उस समय कुछ काम भी ऐसे थे, ये रोडों के वगैरह के काम चालू नहीं हुए थे, लोगों को ये हो गया कि कुछ कर नहीं रहे, तो वो मेरे को बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा। वो हालात तो अब भी बन रहे हैं। आपके भाजपा के कद्दावर नेता सार्वजनिक मंचों पर यह कहते हैं कि इस क्षेत्र में बदहाली है और सड़कों की दशा सही नहीं है। आप क्या मानते हैं? काम तो हो ही रहा है, हर सरकार में इतना ही काम होता है, उससे बढ़कर के ही काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने बहुत सारे काम किए। अब यहाँ जैतान का एक सीवरेज का प्लांट था, इसका टाइम पर पेमेंट नहीं हुआ, उसमें हमारे ये जो भी ईओ वगैरह, चेयरमैन वगैरह, इनकी भी थोड़ी सी ये शिथिलता रही कि टाइमली उनका कोई काम होते तो जल्दी उनको पेमेंट हो जाता, तो काम पूरा हो जाता तो वो रोडें भी बना देते। अभी कारण ठेकेदार का है, कारण पेमेंट नहीं होने का है, और ठीकरा सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। सर जैतान नगरपालिका की कार्य प्रणाली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूँ, किंतु रहता जैतान में ही हूँ, रात्रि विश्राम जरूर गांव में करता हूँ। तो यहाँ पर ये ईओ साहब जो हैं, इनसे क्या मालूम क्या कारण, क्यों मेरे तो कोई डायरेक्ट काम पड़ता नहीं है। कार्यकर्ता मेरे बीजेपी के भी सारे के सारे इनसे असंतुष्ट हैं, और ऐसी बात नहीं है। मैंने कई बार मंत्री जी को इनके बारे में बताया था। एक ये तहसीलदार के बारे में मैंने स्पष्ट बताया था, मैंने कहा ये तहसीलदार लूट के जाएगा, इतना बड़ा डाकू टाइप था ये सोनी। तो इन्होंने कहा नहीं आपको गलत कहते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, गलत कहते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी मैंने स्पष्ट कहा था। अभी कोई बात चली थी, इन्होंने कहा कि मुझे कहा किसी ने नहीं, मैंने कहा हाँ आपने ज़रूर कहा था।
तो कहते जरूर है, मजबूरी इनकी क्या है, क्यों नहीं हटाते हैं, ये उनकी सोच। सर यही बात पिछले दिनों जेतान न्यूज से रूबरू होते हुए एक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया था कि माननीय मंत्री जी कार्यकर्ताओं की कम सुनते हैं और अधिकारियों की ज्यादा सुनते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं, ये तो आपको भी, आप भी 1000 बार मिले होंगे उनसे, हम मिलते ही हैं। ये उनकी एक मनोवृत्ति बन गई कि वो अधिकारी को पूछते हैं। ये हमेशा ही अधिकारी को पूछते ही हैं, भाई मलारा भाई अधिकारी झूठा हो या सच्ची बात जो भी हो, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो आदत में पड़ गया। वो अधिकारी मेरे सामने झूठ बोल सकता है क्या? मैंने कहा झूठ क्या बोल सकता है? अधिकारी तो खुद को मौका लगे तो खुद को बेच कर जाए। अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, इनको तो इनकी अंदर की बातें सारी जानते हुए उनकी बात माननी चाहिए। बाकी उनके अधिकारी ने कह दिया वो सत्य है, ऐसा नहीं। यानी कि मैं ये मान के चलूं कि कार्यकर्ताओं का काम कम हो रहा है। कार्यकर्ताओं की काम की बात जहाँ तक है तो वो तो अलग अलग पद्धतियाँ होती है। अब कोई ज़माने का था, रोशन जी के रात को याद करें तो मैंने एक पोस्ट कार्ड नहीं, ये सिगरेट के वो पन्ना होता है, उसके ऊपर कोई काम लिख के दिया था और वो पन्ना घुमा था 2 दिन सिगरेट में। तो अब यहाँ अब क्या बताएं यार, हमारे अब चुनाव आगे नज़दीक, अब कुछ नहीं बताएंगे। बात यह है कि कार्यकर्ताओं का जो स्थिति पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब कार्यकर्ता भी ज़्यादा हो गया है, नेताओं को भी लग रहा है कि अब कार्यकर्ता एक रूट जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। तो इस तरह से इनके भी मनोवृत्ति थोड़ी सी, जो ज़्यादा पार्टी संगठन में पार्टी जब मजबूती पकड़ती है तो कार्यकर्ताओं की थोड़ा पूछताछ कम हो जाए। नहीं, एक कारण ये भी था ना, कांग्रेस की फूट का भी तो आपको लाभ मिल रहा है ना। कांग्रेस तो मुझे लगता नहीं है कि ये फूट गया, ये तो मुरझाने वाला पौधा हो गया है, अब ये शायद ही जीवित होगा। किंतु ज़्यादा अगर बीजेपी में फूट रहती है तो ये निश्चित रूप से सामने वाली पार्टी को फायदा वो तो दिखाई दे रही है और हर कार्यकर्ता इन दिनों खपा नजर आ रहा है। हालांकि मैं इस संबंध में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की बात आ रही है वो अपने आप को घुटन सी महसूस कर रहे हैं। क्या ये सत्य है मेरी बात? घुटन सी महसूस करके तो अब देखिए साहब, जिनके साथ में जैसी गुजरती है, अब घुटन तो मैं समझ रहा हूँ मेरे को सबसे ज़्यादा हुई होगी कि मैं प्रमुख पंडा था, रात कुछ भी नहीं हूँ, रोड पे घूम रहा हूँ। नहीं, कई तो ऐसे इस तरह से कई कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरह का कोई व्यक्तिगत काम का भी हुआ होगा। सर, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको छोड़ के चले गए जो आपके साथ बैठा करते थे, लेकिन इन दिनों वो उनके साथ नहीं है। देखो साहब, ये तो जो गए हैं वो ही बता सकते हैं उनके क्या आपस में हुआ। बाकी गए हैं, काफी लोग गए, इसको मैं मानता हूँ। ये सत्य बात है। ये सत्य है। और सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ हूँ और उसको जिताने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। आप टिकट नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगूंगा ना, टिकट तो मांगता ही हूँ, हमेशा ही मांगता हूँ। गोयल साहब के मकान में रह करके वहीं से ड्राफ्ट तैयार करके उनके सामने पार्टी कार्यालय। हाँ, मुझे मालूम है, 1-2 बार मेरे सामने भी माननीय मंत्री जी ने आपको कहा कि मल जी आप टिकट मांगते हो तो मैं आपको गाड़ी करवा देता हूँ, आप भी मांगो और मैं भी मांगो। ये भी बात सच है। गाड़ी वाड़ी की बात तो नहीं है, गाड़ी तो क्या हम एक ही गाड़ी में जाते ही थे, वो वाली बात तो कुछ बड़ बोलापन इनसे निकल जाता है, उसको आप इस तरह से मत लो। कई बार निकल जाती बात, उसका अर्थ आगे लोग अलग ले लेते हैं कई तरह से। तो आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेतान की सीट सुरक्षित रहेगी? ये आपके जो इन दिनों असंतुष्ट गुट जो हावी हो रहा है, लगातार हावी होते जा रहे हैं, आरोप लगातार अखबारों में आ रहे हैं और मेरे सामने भी आ रहे हैं और गांव में भी लगातार चल रहा है। सीट तो बीजेपी की रहेगी, उम्मीदवार ये भी रह सकते हैं, कोई नया भी आ सकता है, क्योंकि पार्टी में सारा ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब मोदी जी के आने के बाद में पुराना डरा काफ़ी खत्म हो रहा है। तो नए में क्या नए समीकरण बनते हैं, क्या मतलब इन्हीं को रखें या मंत्रियों के सबके टिकट रखें, मंत्रियों की टिकट हटाएं, कोई नया लाएं, कुछ करेंगे। पहले फोरकास्टिंग राजनीति में नहीं होती है। सर, इनको भी 35 साल हो गए, लगातार 35 साल हो गए, तो आपको अब नहीं लगता कि किसी नए चेहरे को भी तो मौका मिलना चाहिए? नहीं, मेरे को तो लगता है, मेरे को तो 5 साल पहले भी इनका बदल देते, मेरे को देते ठीक रहता था। 10 साल पहले भी बदल देते तो मैं तो अच्छा ही मानता था, और किसी को दे देते तो भी ठीक था। अब ये बात ऐसी है कि ये सोच देने वाले लोग सोचते हैं ना, मेरे सोचने से क्या हो। सर, एक अंतिम सवाल और है, आप जेतान क्षेत्र में लगातार सक्रिय और पिछले 5 सालों में आपकी सरकार रही, और इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ धरातल पर? देखिए साहब, विकास तो हुआ, पंचायत राज के क्षेत्र में भी देखा जाए तो
क्योंकि आंकड़े बोलते हैं। आप कभी जाकर के पंचायत समिति से आंकड़े पता करिए तो जिले में 10 मतलब 10 पंचायत समिति में 9 एक तरफ थी, और क्योंकि पंचायत राज मंत्री थे गोयल साहब, तो इस हिसाब से कई सारे काम जो फोन पे होते हैं, एक राजनीतिक प्रभाव से होते हैं, वो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा ये जो कब्रिस्तान और शमशान की जो बाउंड्रीज है, वो पूरे राजस्थान में आप देख लीजिए, जितनी बड़ी यहाँ वो कहीं नहीं बनी। गुरु गोलवलकर का पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ आया। और ये रपटें वगैरह जो नरेगा के अंदर नए पक्के निर्माण हैं, वो पक्के निर्माण जेतारण में ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 60-40 का जो रेशियो था वो पूरे ज़िले का मेंटेन होता है, और उसमें ज़िले का मेंटेन हो गया, किंतु पक्के काम जेतारण वाले ज़्यादा लेके आए। सर एक सवाल और है, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप स्पष्ट वक्ता हो, और जो भी बात होती है आप सत्य कहते हो और मुंह पे कहते हो। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर राज्य सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजर में? आप एज एक साधारण व्यक्ति के रूप में बताएं, न कि किसी कार्यकर्ता या पार्टी के रूप में। कार्यकाल तो अच्छा ही रहा है। कार्यकाल में ऐसा है कि क्या मालूम क्या कारण है कि पहले बहुत ज़्यादा विरोध था वसुंधरा जी का, और उसमें कारण उनका भी मैं नहीं मानता। उनको कोई ये ज्ञान देने वाले ने गलती कर दी कि जो जितनी पार्लियामेंट की सीटें आई है वो उनके कारण से आई है, या राजस्थान में 162 सीट आई है तो ये वसुंधरा जी के कारण से आई है, और उनको कोई किसी को कहता नहीं कि तुम्हारे कारण से आई कि नहीं आई, तो उनको क्या ये गलत बान हो गया, अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। और अहंकार में आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है, कई बार गलत निर्णय भी हो जाते हैं। जैसे ये बजरी वाला मैटर है, आज 1.5 साल से चल रहा है, मतलब हमारी हाथ पर हो रही है। आप जब कह रहे हो ना कि राज का कैसा रहा, तो हमारी हाथ पर हो रही, गरीब मर रहा है, और इनसे एक पर्यावरण का एक सर्टिफिकेट जो NGT को देना वो नहीं दे पा रहे। कितनी बड़ी बात है। मतलब माइनिंग तो पूरा का पूरा ही मतलब पिछले वो अशोक सिंघवी की गिरफ्तारी के बाद से माइनिंग के मैटर में मतलब जो सत्ताधारी पार्टी के जो हैं मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो मैं भी ये मान रहा हूँ कि इस छोटा सा जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में, NGT में, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। ये PPP मोड में जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके फालतू के पैसे उठ रहे हैं, और वहाँ पर वो जो प्राइवेट कंसर्न है जो स्टाफ लगाने वाला, वो स्टाफ लगा ही नहीं पा रहा है और पैसे उठ रहे हैं। इसी तरह से ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, ये भामाशाह ये निःशुल्क दवा योजना में जो है, निःशुल्क दवा योजना नहीं है, जो मतलब 30 लाख से 3 लाख तक का जो इलाज किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा, मतलब एक भामाशाह का आधार कार्ड का नंबर लगा करके वो बिल खुद ने ही बिल बनाए, खुद ने ही इलाज किए, खुद ने ही पैसे उठा लिए। उस बेचारे गरीब को पता ही नहीं है कि मेरे कोई इसमें इस योजना में मेरा कोई इलाज हुआ है। उनको बाद में पता चला कि तुम्हारा कोई इलाज हुआ है। तो इस तरह करोड़ों अरबों रुपए इसमें गए हैं, और सबको पता भी है। अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता, सबको पता भी है, किंतु कोई रोक नहीं लगा रहा है। सर आप किसान वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, और मैंने आपको खेती करते भी देखा है। आप प्रगतिशील काश्तकार हो, लेकिन किसानों की दशा बहुत ही नाजुक है। आप क्या इस बारे में कहेंगे कुछ? देखिए साहब, किसान के घर में जन्म होना ही किसी पूर्व जन्म के अपराध की सजा काटना है। आज से नहीं, वर्षों से जागीरदारी सिस्टम में यह था कि वो किसान गलती करता था, उसको ये कहता कि 2 खेत और बोने पड़ेंगे, 1 बेरा और करना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ करता था, और वही सिस्टम चलते चलते अब जाकर के धरातल पर आया है कि मोदी जी ने ज़रूर ये सोचा किसानों के प्रति। उन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे, और अभी समर्थन मूल्य बढ़ा करके इतना बढ़िया काम कर दिया है कि किसानों के चेहरों पर थोड़ी सी चमक आनी शुरू हुई है, और एक विश्वास बना है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। बाकी कोई सरकारों ने नहीं, आज दिन कुछ भी नहीं किया। सर पिछले साल जेतान क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, और आप इस चीज से भली भांति वाकिफ होंगे। इसके बारे में आपका विचार क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए? आप चूंकि किसान हो और किसानों को हितैषी हो। देखिए, इसमें क्या है कि फसल बीमा का जो पहले पैमाना था वो तो कुछ अलग ही था कि गांव एक गांव को कई मानते थे, मतलब क्षेत्र को कई मानते थे, गांव को मानते थे। आजकल तो ठेठ खसरा नंबर तक कर दिया। किंतु हमारे यहाँ पर अधिकारी एक प्लान बना के नहीं भेजते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक गिरदावरी होनी चाहिए, और वो गिरदावरी टाइम पर होकर के अगर कोई ख़राब हो जाए
तो तुरंत खराबे की रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए। एक तरफ हम जय जवान जय किसान की बात करते हैं, जवान को इंतजार करता है क्या कि ये गोली आ गई तो वापस गोली 2 दिन बाद में लगाएंगे। तो इसी तरह से ये किसान के बारे में भी जो हमारे किसानों से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मतलब ये पटवारी कृषि विभाग के इनको फटाफट ये गिरदावरी करके और ये रिपोर्ट सरकार को भेजनी चाहिए। इनकी मॉनिटरिंग माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए थी। उनके क्षेत्र में उनके अधिकारियों का ये हाल है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब अधिकारी यहाँ हो और कहीं हो, मैंने कहा ये पूरा का सिस्टम ही बिगड़ा है, उसको सुधारना चाहिए। हाँ मानता हूँ कि मंत्री जी को इनके प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। मैंने पहले बता दिया क्षेत्र लंबा चौड़ा हो गया इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाए। और आरोप भी है, मैं आरोप मंत्री जी पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि यदि क्षेत्रीय विधायक और माननीय मंत्री इस बारे में पहले सजग होते तो शायद किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल जाता। उनसे गलती तो हुई है। वो पीसीसीबी में से उनसे जुड़े हुए हैं इस महकमे से, इसलिए उनको ज़्यादा जानकारी होगी। ये है तो उनका पुनः इंटरव्यू लेकर उन्हीं से पता करके पूरा बताया जाए। धन्यवाद। ये थे श्री मल्लाराम जी सिरवी जो जेतन विधानसभा क्षेत्र के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता है और आपने आपातकाल भी देखा है। सर मैं एक सवाल चूक गया था, आपातकाल का दौर के बारे में कुछ आप बात करें हमारे दर्शकों को, आप वो स्मरण भी बताएं क्योंकि हम तो उस जमाने में छोटे थे और आप नौजवान थे उस समय में। नौजवान था, यहाँ से मैं कॉलेज में भी चला गया। ये जून के महीने में इमरजेंसी लग गई थी और 77 तक हकीकत में इतना मतलब मैं पहले आपको बता दूं आरएसएस के संपर्क में बाद में आया। उसके पहले मैं किसान मतलब कांग्रेसी विचारधारा का ही व्यक्ति था। तो मैं ब्यावर के अंदर जब गया था तब तक कांग्रेस की बात करता था कि वहाँ जाने के बाद मैं देखा कि इतने जुल्म ढाए गए थे सब तरह के। एक तो रास्ते चलते नेता कोई भी हैं, मतलब यहाँ तक मेरे पास ब्यावर में तो मजदूर वर्ग के जो नेता थे उनको भी सबको जेल में ठूंस दिया। मतलब किसी की औकात नहीं। पत्रकार आप जैसे को भी अंदर कोई भी बोल रहे मुंह से कोई बोलना है या बोल जाएगा 4 दिन बाद उसको भी पहले अंदर। तो इस तरह से बहुत जातियाँ की थी सरकार ने। और मतलब आप तो देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को इन्होंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से इतना खराब माहौल हिंदुस्तान में पहली बार बना। और हम लोग तो स्टूडेंट थे तो हमारा माथा खराब होना ही था उस समय। तो हम लोग एकदम से बदले, इधर संघ के संपर्क में आ गए, इधर ये इमरजेंसी को देख करके हमें पता नहीं आज दिन के हमें किस गांव में चुनाव के लिए 77 में कहाँ भेजा गया था। गाड़ी से छोड़ दिया, दिन भर चुनाव करो, शाम को गाड़ी आ जाएगी लेकर आ जाएगी। हमें उन गाँवों के नाम भी पता नहीं है, किंतु इतना जुनून था। ये रेडियो प्रसारण हुआ करता था 77 में, जो प्रसारण हुआ सारी रात हम लोग सोए नहीं। और लास्ट में जब इंदिरा गांधी और ये संजय गांधी हारे तो वो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे ऐसा गाना बजा था, वो हमें याद है। सर एक अहम सवाल है, मेरे बारे में अधिकतर नेताओं का ये आरोप है कि मैं कुछ तड़क भड़क ज्यादा देता हूं और बात का ज्यादा बतंगड़ बनाता हूं, और क्या ये सही है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत कम समय में एक आज जैसा आप ये खान मीडिया चला रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपके मन में कोई एनर्जी है उसको आप परिलक्षित कर रहे हैं, दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं तो आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप और दिन दूनी रात चौगुनी पर प्रोग्रेस करें। धन्यवाद। ये थे भाई साहब श्री मल्लाराम जी सिरवी जो जेतान विधानसभा क्षेत्र के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता है। और जैसा आपने कहा कि मैं जेतान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट का दावेदार हूं, पार्टी यदि टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी यदि किसी दूसरे को भी टिकट देगी तो मैं उनके साथ रहूंगा। मैं आईबी खान जेतान न्यूज के लिए आप हमारा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल जरूर देखें और मेरे और माननीय श्री मल्लाराम जी के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ उसके बारे में आपकी कोई राय हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।